हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख और एक एक करके उज़ैर बलोच की जो JIT थी उससे मुतल्लिक वफाकी वजीर अली जैदी हर रोज़ कुछ ना कुछ नया ले आते हैं। पहले वो JIT की एक रिपोर्ट लेके आए और अब वो एक वीडियो ले आए हैं। तो वफाकी वजीर गैंगवार के सरगना उज़ैर बलोच के साथी हबीब जान की एक वीडियो मंजर आम पर लेके आए। ट्विटर पर जारी करते इस वीडियो में उज़ैर बलोच के साथी हबीब जान बलोच ने एक इंटरव्यू में ये इल्ज़ाम आयद किया है कि 2012 के ऑपरेशन के बाद पीपल्स पार्टी ने उज़ैर बलोच से दोबारा राब्ता किया और पीपल्स पार्टी ने उसे 5 करोड़ रुपए दिए। उन्होंने मजीद बताया कि आसिफ जरदारी की उज़ैर बलोच से मुलाकात हुई और वो बहुत अहम मुलाकात थी। उज़ैर बलोच ने उनको फ़ोन करके बताया कि आसिफ जरदारी उनसे मिलना चाहते हैं और कादिर पटेल के साथ जाना है। हबीब जान ने यह भी कहा कि जब हुकूमत खतरे में आ गई तो उज़ैर बलोच के पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुकात खत्म हो गए। अब दूसरी जानिब अली जैदी कहते हैं कि जी जुर्म और सियासत साथ साथ चल रहे थे। माफिया डॉन आसिफ जरदारी और उनके साथी कादिर पटेल एक बार फिर बेनकाब हो गए हैं। हबीब जान के इंटरव्यू ने सियासी ऐवानों में एक नई बहस अब छेड़ दी है और जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में बात करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा ने ये कहा कि ये जो सब कुछ बयान दिया जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने वो शायद उस वक्त दबाव में दिया हो या अपने दिफा के लिए दिया हो और उन्होंने ये मुतालबा किया है कि जी उज़ैर बलोच पर JIT की रिपोर्ट अदालत में लाई जाए और उसकी तहकीकात करवाई जाए। उज़ैर बलोच के पीछे रवाबित पर जहाँ बहुत से सवालात खड़े हो गए हैं वहाँ JIT रिपोर्ट पर तजाद और हबीब जान की वीडियो से मामला मजीद पेचीदा होता जा रहा है। तो हमारे एनालिस्ट से आज हम ये सवाल करना चाहते हैं कि जनाब इस मामले का मंतकी हल अदालत के जरिए ही मुमकिन है, हाँ या ना के ऑप्शन है आज उनके पास। और पैनल पर आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, मजहर अब्बास साहब, रीमा उमर साहिबा और महमल सरफराज साहिबा। इरशाद भट्टी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अब ये कुछ ज़रा समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। सवाल सबसे पहले यही है कि अगर अली जैदी साहब के पास ये सब कुछ मौजूद था तो पहले क्यों नहीं लेके आया। वो एक एक करके कभी JIT की रिपोर्ट लेके आते हैं, कभी कुछ इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी वीडियोस सामने ले आते हैं, तो ये क्या चल रहा है? मैडम शेख, वाकई मामला उलझता जा रहा है और वाकई ये सवाल भी अहम है कि ये एक एक करके चीज़ें अली जैदी साहब के पास क्यों आ रही हैं। लेकिन मामला ये भी अहम है कि वो जो JIT है उसमें लिखा क्या है, क्या वो असली है, क्या उसमें गलत लिखा है या सही लिखा है। ये हबीब जान का जो इंटरव्यू था, ये हबीब जान ही थे कि कोई इरशाद भट्टी नामी आदमी था, ये असली हबीब जान ही था और ये गुफ्तगू क्या कर रहा था। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि सच झूठ का पता चलना चाहिए और जो हमारे यहाँ पोलराइज्ड सोसाइटी या सियासत हो गई है उसमें सच झूठ का पता अदालत में ही चलेगा, अदालत में जाना चाहिए। वरना किसी अगले साने हादसे या वाक़या तक अली जैदी साहब कहते रहेंगे मेरी JIT असली है, सिंध हुकूमत कहती रहेगी मेरी JIT असली है। सवाल बहुत सारे हैं। सवाल ये भी पूछना चाहिए कि उज़ैर बलोच 198 कत्ल करने वाले को, ये JIT सिंध की बात कर रहा हूँ, उसमें लिखा हुआ है 198 कत्ल करने वाले उज़ैर बलोच को तहरीके इंसाफ और मुस्लिम लीग नून ने अपनी पार्टी में शिरकत की क्यों दावत दी। और सवाल ये भी पूछना चाहिए कि ये चहेता क्यों था पीपल्स पार्टी का। सवाल ये भी पूछा जाए कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने बहसीयत वज़ीर दाखिला असला क्यों बांटा, लियारी गैंग्स को क्यों खड़ा किया। क्या एक हुकूमत चाहती है कि एक गैंग को खत्म करने के लिए दूसरे गैंग को खड़ा किया जाए, मतलब MQM को खत्म करने के लिए दूसरे को। सवाल यह भी है कि MQM के हकीकी को असला और पैसे क्यों दिए जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने। मगर सवाल यह भी है कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने 2 साल का हिसाब देना है। वो 2 साल वज़ीर दाखिला रहे, आगे और पीछे कौन थे, पीपल्स पार्टी थे, उनसे सवाल है कि उनसे भी हिसाब किताब लिया जाए। सवाल यह भी है कि 198 कत्ल कर दिए, PP हुकूमत कहाँ थी, हुकूमत कहाँ थी, इदारे भी कहाँ थे और हुकूमत भी कहाँ थी। सवाल यह भी है कि 198 कत्ल करने वाले को पीस अमन अवार्ड क्यों मिला। सवाल यह भी है कि 198 कत्ल करने वाले से फरियार तालपुर साहिबा कुरान का तोहफा क्यों ले रही हैं। सवाल यह भी है कि 198 कत्ल करने वाले जब अपने जीते मेम्बरान का इशाइया देता है तो वजीर आला और फरियाल तालपुर और मुअज़्ज़िज़ीन शहर क्यों जाते हैं उस इशाइये में, क्यों नहीं कहते कि उज़ैर बलोच इस इशाइये में होगा तो हम नहीं आएंगे। सवाल यह भी है कि लुट मार कब्जे होते रहे, भत्ता दुबई जाता रहा, हुकूमत को क्यों पता ना चल सका। सवाल यह भी है कि अजीज उज़ैर बलोच की हेड मनी किसने खत्म की थी, ये किसने हेड मनी खत्म की थी। मैं नहीं कहता कि किसने जो JIT में है वो नहीं है, ये सवाल दिया जाए। ये इल्ज़ाम सच्चा है कि ये झूठा है, इसको भी प्रूव होना चाहिए कि ये मुबैना तौर पर ठीक है कि गलत है,
कि जरदारी साहब ने अपने घरों के कब्जों के लिए उज़ैर बलोच को इस्तेमाल किया, 40 घरों और 14 शुगर मिलों के लिए इस्तेमाल किया। सवाल ये भी है, अच्छा ये बड़ी मजे की है, जब जुल्फकार मिर्जा साहब ने एक दिन तो लाख असला नहीं दे दिया था ना, वो जब असला बांट रहे थे उस वक्त पीपल्स पार्टी हुकूमत कहां थी? ये आज जो उनको डिसोन कर रहे हैं उज़ैर बलोच को और जुल्फकार मिर्जा दोनों को, वो उस वक्त कहां थे? क्या उस वक्त टीवी खराब थे सारे पीपल्स पार्टी की आदत को कि उनको खबर नहीं मिल रही थी? किसी जजीरे में छुट्टियों पे चले गए थे कि जहां इंटरनेट नहीं आ रहा था? सवाल यह भी है कि जब ये लियारी गैंग वार्स के सर पर हाथ रख के कत्ल पे कत्ल हो रहे थे, उस वक्त कहां थी पीपल्स पार्टी की आदत? जब जुल्फकार मिर्जा कर, ये झूठ है कि उज़ैर बलोच का पीपल्स पार्टी से कोई तल्लक नहीं, ये दिन दिहाड़े चिट्टा झूठ है। लेकिन कितना तल्लक है, कितना गहरा तल्लक है? इस तल्लक में क्या क्या हुआ? कितने मेरे जैसे आम लोग मरे, कितने लोगों की इज्जतें लूटी, कितने लोगों का तबाही हुई? ये सारे सवालों के जवाब ये चीफ जस्टिस साहब से मैं कई मरतबा रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि उनको, ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, ये गैंग वार्स का मामला है, ये इदारों की मामला है। सवाल ये भी है कि 4 वो जो इदारे हैं जीआईटी के नुमाइंदे, उन्होंने दोनों जीआईटी पे क्यों दस्तखत कर दिए? ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, ये चीफ जस्टिस साहब पूछ सकते हैं। तो मेरी दरखास्त है कि मामला अदालत में जाए या आज खुद नोटिस लिया जाए ताकि इस मामले का कोई हल निकले, हम किसी एंड पर पहुंचे, या फिर इसको सारे बराए मेहरबानी अगर चीफ जस्टिस साहब नहीं लेते एक्शन तो सारे मिल मिला के इसको दफन करें और आगे बढ़ें, किसी और जीआईटी की तरफ चलें। ठीक है। रीमा साहब, आपको क्या लगता है, क्योंकि 2-3 दिन पहले जब ये सब इंकशाफात नहीं हुए थे तो ये इम्कान भी या ये सजेशन भी दी जा रही थी कि वजीर आजम इसको खुद इंक्वायर करवाएं, लेकिन अब जब पीटीआई का नाम भी दरमियान में आ गया है तो क्या बेहतर तरीका है कि अदालत इस मामले को टेकअप करे? अरीना, शुक्रिया। कौन सी अदालत? क्योंकि अगर आप सुप्रीम कोर्ट से तवक्को करते हैं कि वो सो मोटो नोटिस में, आपने पिटिशन भी उनके सामने नहीं सबमिट करवानी, सो मोटो नोटिस आप चाहते हैं, जो मुझे अजीब लगता है क्योंकि कोई भी 184(3) के तहत पिटिशन जमा करवा सकता है, लेकिन जब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अदालतें सो मोटो नोटिस में, तो फिर मेरा ख्याल है जो पॉलिटिसाइज्ड हमें लगती है हमारी जुडिशरी, फिर हमें उस पर भी सवाल नहीं उठाने चाहिए क्योंकि ये उस तरह का ये सिचुएशन बन जाती है। खैर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट 184(3) कितनी जुरिस्डिक्शन में करेगी क्या? क्योंकि इवेंचुअली अगर आप चाहते हैं कि एहतसाब हो, अकाउंटेबिलिटी हो, जो लोग रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो पॉलिटिशियन है चाहे वो कोई और है, अगर उनको आपने सजाएं देनी है, उनको कन्विक्ट करना है, वेरियस सजाएं, एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत बहुत से ऑफेंसेस बनते हैं, अगर आप ये चाहते हैं तो वो तो आपकी एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में होगा, वो तो आपको नीचे की सतह की अदालतों से शुरू करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट में जाने का मुझे नहीं समझ आती अभी क्या तुक है। दूसरी बात ये है ना, जो जीआईटी रिपोर्ट है वो है क्या? वो बेसिकली कन्फेशंस हैं या एडमिशंस हैं जो इन सब इदारों के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने कुछ लोगों से लिए हैं। इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। आपको इवेंचुअली और एविडेंस गैदर करना होगा और फिर आपको अदालतों के पास जाके केसेस बनाने होंगे, तो वो तो ये जीआईटी रिपोर्ट नहीं करती। तो मुझे खदशा ये है कि एक ये बिल्कुल एक तरह से गेम बन गई है, ये इस्तेमाल हो रही है जीआईटी रिपोर्ट एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाने के लिए। अगर आप असल में चाहते हैं अकाउंटेबिलिटी हो, वो तो ऐसे नहीं होगी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से या सुप्रीम कोर्ट के पास 184(3) में जाने से या इस तरह इल्जाम तराशी से नहीं होगी। उसमें आपको सीरियसली अपना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो तरीकाकार है उसको इस्तेमाल करना होगा, और उसका मतलब है केसेस बनेंगे और फिर वो सिर्फ एक पार्टी के अगेंस्ट नहीं बनेंगे, फिर आपको पूरी तस्वीर जो है वो पूरी तरह से दिखानी होगी ना, और कौन कौन रिस्पॉन्सिबल थे। सिर्फ पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों को रिस्पॉन्सिबल ठहराना या सिर्फ जुल्फिकार मिर्जा अब उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराना, मेरा ख्याल है ये सब इनकम्प्लीट है। पूरी तस्वीर शायद कोई भी नहीं चाहता कि सामने आए। अच्छा रीमा, थोड़ा सा कानूनी नुक्ता नज़र से ये भी गाइड कीजिएगा कि जब अली जैदी साहब कहते हैं कि अगर तो सो मोटो नहीं लिया जाता तो मैं खुद जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट, तो उसकी क्या बनती है गुंजाइश? जो अभी तक सबूत पेश किए हैं अली जैदी साहब ने, वीडियोस और सब कुछ, ये एडमिसिबल होगा? ये जो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है जिसमें आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, वो उसमें ट्रायल नहीं होता। वो होता है कि अगर कोई इंसानी हुकूक से रिलेटेड केस है जो पब्लिक इंटरेस्ट का है, नेशनल इंटरेस्ट का है, तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, लेकिन ये एक तरह से उनकी ह्यूमन राइट्स जुरिस्डिक्शन है। इवेंचुअली
अगर ट्रायल होना होगा, अच्छा, जिसमें आपको एविडेंस की एडमिसिबिलिटी सबके सवाल उठेंगे, तो ये तो ट्रायल कोर्ट में होगा, सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगा। अक्सर ऐसे ही होता है कि जब हम असल जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, परपेट्रेटर्स हैं, उनकी तरफ नहीं जाना चाहते या कुछ छुपाना चाहते हैं मेरी नजर में, तब सुप्रीम कोर्ट के पास जाया जाता है एक वो पॉलिटिकल केस बनाने के लिए। अगर आपने, वही मैं रिपीट करूंगी, असल मानी में अगर आपको अकाउंटेबिलिटी की तरफ जाना है तो आपको लोअर कोर्ट से ही शुरू करना पड़ेगा, और इस केस में वो आपकी एंटी टेररिज्म कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट किसी को कन्विक्ट नहीं कर सकती अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ठीक है। मज़हर अब्बास साहब, बड़े इंकशाफात हुए हैं, ये जो वीडियो पेश की है आज अली जैदी साहब ने, ये भी उसमें वीडियो में बताया जा रहा है कि 2012 में जब लियारी ऑपरेशन हुआ उसके बाद भी पीपल्स पार्टी के राब्ते थे और 50 करोड़ रुपए गालिबन दिए भी गए, 5 करोड़ रुपए दिए भी गए उज़ैर बलोच को पीपल्स पार्टी की जानिब से। देखिए, मेरी थोड़ी देर पहले हबीब जान से बात हुई है और अच्छा। उसकी बात की तफसीलात अभी बताता हूँ, लेकिन अभी जो भट्टी साहब ने इतने सारे सवाल किए उसमें मुझे वो शेर याद आ गया था कि सवाल ये है कि जब ज़ख्म ही नहीं भरते, सवाल ये है कि जब ज़ख्म ही नहीं भरते तो फिर यहाँ के सवाल ये है कि जब ज़ख्म ही नहीं भरते तो फिर किसी ने यहाँ कौन सा कमाल किया। तो ये सवाल जो इतने सारे हैं उसमें सबसे अहम सवाल क्या है? सबसे अहम सवाल ये है कि ये JIT गालिबन 2016 की है और 2016 में जब JIT हुई तो उसके बाद उस वक्त रेंजर्स के पास गैर मामूली इख्तियारात थे। 11EE का भी इख्तियार था जिसमें अरेस्ट, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, ये सब कुछ इख्तियारात थे और वो तकरीबन 2 साल रहे वो इख्तियारात। उसके बाद भी रेंजर्स ने उस JIT के नतीजे में इन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया, बल्कि कादिर पटेल तो वापस आए, कादिर पटेल का स्टेटमेंट भी हुआ, लेकिन उनको अरेस्ट नहीं किया गया। तो ये सवाल तो फिर बनता है कि ऐसा क्यों हुआ? अगर वो JIT हुई थी तो उसके नतीजे में ये क्या हुआ? हबीब जान से जो मेरी बात हुई, हबीब जान ने एक तो इस वीडियो की तस्दीक की। देखिए, हबीब जान बलोच, आपने अपने इंट्रो में सरगना वगैरह कहा, हबीब जान बलोच या जफर बलोच, ये दोनों पीपल्स पार्टी के ओहदेदार रहे हैं डिस्ट्रिक्ट साउथ के। सर सॉरी, करेक्शन कर दूं, हबीब जान बलोच को सरगना नहीं, उज़ैर बलोच को सरगना कहा। तो वापस आ रही थी। नहीं, आपने इंट्रो में शुरू में हबीब जान का भी वो नाम लिया था, उज़ैर बलोच के सरगना हबीब जान बलोच। ये अगर मैंने, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन एनीवे, लेकिन बहरहाल ये उज़ैर के साथ चले गए थे। जफर बलोच भी उज़ैर के साथ चले गए थे। जफर बलोच भी पीपल्स पार्टी के जो है ओहदेदार रहे डिस्ट्रिक्ट साउथ के। तो ये एक्टिव पीपल्स पार्टी के वर्कर्स रहे हैं, ये जफर बलोच या रहमान बलोच या हबीब जान। उज़ैर बलोच तो नहीं रहे, उज़ैर बलोच तो 2008 के बाद फिगर आउट हुए हैं। लेकिन हबीब जान ने ये कहा कि ये न सिर्फ ये कि ये बात वो है, बल्कि ये जो 5 करोड़ थे, ये दरअसल 2012 का ऑपरेशन था उसके मुतासरीन लियारी के लिए थे, जो उनको उनमें तकसीम करने थे। अब तकसीम भी उज़ैर एंड कंपनी के थ्रू तकसीम करवाने की बात हो रही थी। फिर उसने एक और इंकिशाफ किया हबीब जान ने, उसने ये कहा कि यही नहीं, मुझे सन 2008 के ऑपरेशन, जब 2008 में जुल्फ़िकार मिर्ज़ा वज़ीर दाखिला थे, तो उन्होंने लियारी में आके मुझे 2 लाख रुपए कैश दिए थे, क्योंकि पीपल्स पार्टी वादे कर रही थी। बल्कि अप्रैल के, उसने कहा कि अप्रैल 2008 में CM हाउस में मीटिंग हो रही थी, उसमें मैं भी था, उज़ैर भी थे, जफर बलोच भी थे, राशिद रब्बानी भी थे, कादिर पटेल भी थे और दीगर लोग भी थे। लियारी में जाहिर है 2008 में हबीब जान चंद वोटों से हार गए थे MQM के उम्मीदवार से। उन्होंने पिटीशन कर दी थी सिंध हाई कोर्ट में, जो इलेक्शन पिटीशन होती है। जब MQM से मुज़ाकरात पीपल्स पार्टी के हो रहे थे तो हबीब जान से ये कहा गया कि आप ये पिटीशन विड्रॉ कर लें। जरदारी साहब ने कहा कि ये पिटीशन विड्रॉ कर लो क्योंकि हमारे इनसे मामलात चल रहे हैं। तो उन्होंने, उनके कहने पे वो पिटीशन विड्रॉ कर ली हबीब जान ने।
और उसके बाद जो पॉलिटिक्स हुई, उसके बाद ठीक है। जरदारी साहब ने, हबीब जान के बकौल जरदारी साहब ने बड़ी धुआंधार तकरीर एक इस्लामाबाद जरदारी हाउस में की। सिर्फ मुख्तसरन बात यह है कि वैसे तो मेरी तफसील से बात हुई है, लेकिन उन्होंने अली जैदी साहब ने ये 3 साल बाद इंकशाफ क्यों किया, इस पर भी वो हैरान है। उन्होंने कहा ये बिल्कुल वैसी बात है कि अगर पिज़्ज़ा गर्म ना खाया जाए तो पिज़्ज़ा में मज़ा नहीं आता। तो अली जैदी साहब की अपनी मसलहतें होंगी, सियासी मसलहतें होंगी, लेकिन उनकी ये समझ में नहीं आ रहा कि ये 3 साल तक GIT को छुपाए क्यों रहे। तो उन्होंने ये ओपन किया है, उन्होंने कहा मैं किसी भी कमीशन के सामने पेश होने को तैयार हूँ। और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के वो सारे लोग हल्फन ये बात कहें कि जो मैं बात कह रहा हूँ वो गलत है। उसमें उन्होंने ख़ास तौर पे सेनेटर यूसुफ बलोच का नाम लिया। उन्होंने कहा कादिर पटेल जानते हैं इन सारी बातों को, राशिद रब्बानी इन सारी बातों को जानते हैं, फरियाल तालपुर साहिबा इन सारी बातों को जानती हैं। मैंने जो बात की है वो झूठ नहीं कही। ये बड़े अहम इंकशाफात जो मज़हर अब्बास साहब ने हमारे लिए अभी अभी किए हैं। उनकी राब्ता हुआ है हबीब जान बलोच से, जिन्होंने इस वीडियो की ना सिर्फ तस्दीक की है बल्कि उन्होंने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है इस वक्त अली जैदी साहब ने ये सब कुछ क्यों बोला है। तो महमल, क्या आपको लगता है कि अली जैदी साहब की टाइमिंग इसमें कुछ अहमियत है? देखिए, बिल्कुल अहमियत तो है अलीना। मेरा जो कानूनी पहलू, तो क्योंकि रीमा वैसे समझा चुकी है, GIT जो है वो अदालत के बगैर उसकी कोई वैल्यू तो है नहीं, कानूनी हैसियत नहीं है। और अदालत भी एक ट्रायल प्रोसेस स्टार्ट होगा, जाहिर बात है कोई FIR या मुकदमा दर्ज होगा। और वो हुकूमत अगर इतनी बातें कर रही है तो हुकूमत जाके वो मुकदमा कर ले। सो मोटो का तो वो जिस तरह रीमा ने भी बताया कि कोई समझ नहीं आती है। तो ट्रायल प्रोसेस है ना, आप बाईपास तो नहीं कर सकते। GIT के ऊपर तो एक्शनेबल नहीं है जब तक कि वो एक प्रॉपर ट्रायल का प्रोसेस हो, तो उसका बाईपास नहीं। मैं इसमें 2-3 सवाल है मेरे, और वो गवर्नमेंट से भी है, अली जैदी साहब से भी है। इसका मकसद, अगर तो आपका ये मकसद है कि आपने क्राइम और सियासत का नेक्सस जो है, गठजोड़ जो है, उसको आपने एक्सपोज करना है, तो बड़ा अच्छा मकसद है आपका। लेकिन अगर आप वो करेंगे तो वो एक पार्टी या एक उज़ैर बलोच नहीं है। फिर आप अगर कराची के अंदर ये आप करने के लिए जब आप शुरू होंगे तो बहुत सारे और भी क्रिमिनल्स और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज आपके अपने LIS, PSP, GDA के अंदर होंगे, MKM होगी, कोई और भी होंगे, सब के सब उसके अंदर काफी ज्यादा। आपको पता है कि वो जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो वो कोई ना कोई निकल आता है उनका। तो आप फिर इसको पूरा मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है, तो फिर आप प्रॉपर एक इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। ये नहीं कि खाली हमने पीपल्स पार्टी को टारगेट करना है और तो उज़ैर बलोच के कन्फेशनल स्टेटमेंट के ऊपर या इस तरह की चीज के ऊपर हम करें और सो मोटो ले ले, इस तरह नहीं। ये सियासत हो रही है इस वक्त। इस वक्त असल जो मकसद है वो एक्चुअली जो है वो आप लूज कर रहे हैं, जो कि है कि क्राइम और सियासत का नेक्सस आपने एक्सपोज करना है। और वो करना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन फिर उसको प्रॉपर तरीके से करें। उसके ऊपर सियासत इस तरीके से मत करें कि खाली पीपल्स पार्टी के नाम आ रहे हैं या खाली उज़ैर बलोच है, और भी बहुत सारी इस तरह की चीजें। और वही बात कि अदालत में जाना है तो आप थ्रू प्रॉपर प्रोसेस जाएं। ये नहीं हो सकता कि एग्जीक्यूटिव वफाकी हुकूमत आज इसके कहते हैं महमल कातिल है और उसके बाद मेरे ऊपर मुकदमा ना करे, लेकिन मेरे ऊपर एक मीडिया ट्रायल भी शुरू हो गया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही है। भाई मेरे पे मुकदमा कर दो, इन्वेस्टिगेशन हो, ताकि उसकी प्रॉपर GIT भी अगर मेरे ऊपर बनी हुई है तो वो भी ताकि पेश हो सके, फिर उसका कोई काम हो सके, मंतकी अंजाम हो सके। ठीक है जी, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दूसरा सवाल रखेंगे, उसके बाद एनालिस्ट के सामने। विफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद कोरोना से सेहत याब हुए हैं और उन्होंने दूसरों की सेहतें अब ठीक करने का बेड़ा उठाया है। इमरान खान से मुतल्लिक वो कहते हैं जी 5 साल पूरे करेंगे, कोई किसी डाउट में ना रहे। अपोजिशन में टॉक शोज के अलावा कोई सकत नहीं है, इलेक्शन से पहले झाड़ू फिर जाएगा। उन्होंने कहा कि आपके आधे TV प्रोग्राम खत्म हो जाएंगे। शेख रशीद साहब ने कहा कि जुलाई बहुत ही अहम महीना है, नैब को टाज़न के इख्तियारात मिलेंगे और 120 दिन में सारा गेम खत्म हो जाएगा। 120 अदालतें सब गंद खत्म कर देंगी। शहबाज शरीफ से मुतालिक उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ उनकी पार्टी के आदमी हैं, जो वो बोलेंगे वो कर देंगे। तो इसके ऊपर अपने एनालिस्ट से हमने ये पूछना है कि क्या विफाकी वजीर की पेशगोई दुरुस्त था, हाँ या ना के ऑप्शन है। महमल, आपको क्या लगता है? जो शेख साहब की पेशगोई है ना, मतलब पहले उन्होंने कहा ईद के बाद के बाद नहीं होगी, फिर उन्होंने इस तरह वो हर वक्त पेशगोइयां देते रहते हैं, मतलब कोई एक नहीं है। और उनमें से आप उठा के देख लें कि ऑलमोस्ट 70 से 80% तारीख पे तारीख होती है। हाँ, गलत साबित होती है 70 से 80। यार हम लोग जो एनालिस्ट हैं, हम तो जाहिर बात है खबरों की बुनियाद पर इंफॉर्मेशन और उस पर एनालिसिस देते हैं। हाँ। हमारी 60 से 70% ठीक हो जाती है, हमारी भी गलत होती है, मैं ये नहीं कह रही सारी प्रेडिक्शन, लेकिन उनकी तो 80% गलत होती है।
तो उनकी पेशगोई को कोई सीरियस संजीदा वो खुद नहीं लेते। मेरे ख्याल में वो तो सिर्फ खबरों में रहने के लिए कोई ना कोई बात करते रहते हैं, तो वो नहीं सीरियस लेते, तो हम क्यों संजीदा ले रहे। दूसरी चीज एक, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब पे मेरे ख्याल में गालिबन जो बात की है कि सेम पार्टी टाइप के है, वो तो मेरे ख्याल में शायद वो ये कहना चाह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब की सियासत ज्यादा कोई इनकलाबी और नजरियाती नहीं है, जैसे शेख साहब की अपनी भी कोई खास नहीं है। तो मेरे ख्याल में वो उसकी बात करते हैं, बट अदरवाइज उनकी जितनी भी प्रेडिक्शंस है ना, मैं तो उनको नहीं सीरियस लेती। ठीक है, नहीं सही है। मज़हर अब्बास साहब, आपको क्या लगता है, नूरुल हक कादरी और हलीम आदिल शेख साहब के खिलाफ नैब जरा मुतहरिक आजकल नजर आ रही है? वैसे देखिए, ये सफाई वैसी होती है जैसे नालों की सफाई होती है, कि हर साल होती है। हर साल जो है वो सफाई किस तरह होती है नालों की, मैं तो कराची की मिसाल दे सकता हूँ कि नालों से कचरा निकालते हैं और नालों के साइड में रख देते हैं, और एक हवा आती है तो वो कचरा वापस नालों में चला जाता है, और इस चक्कर में करोड़ों रुपए खा लिए जाते हैं। तो ये हम साल से सुनते हैं कि जी ऑपरेशन करीना, 72 मछलियों की सफाई और पता नहीं कौन कौन सी सफाई। तो ये सफाई का अमल जो है, सफाई का अमल करने वाले असल में सफाई चाहते नहीं हैं। वो चाहते ये हैं कि जो जिनको साफ़ करने वाले हैं उनको इधर से उठा के इधर रख दिया जाए, उधर से उठा के इधर रख दिया जाए। तो बदकिस्मती से इस मुल्क में कभी भी असली सफाई नहीं हुई, वरना शेख रशीद 14 मिनिस्ट्रीज़ नहीं होल्ड कर रहे होते। 14 मिनिस्ट्रीज़ वो खुद क्लेम करते हैं। जिस मुल्क में किसी ने अगर 14 मिनिस्ट्रीज़ वो की हैं और किसी एक मिनिस्ट्री में कोई कमाल नहीं किया, तो फिर उसकी मिसाल आप कैसे दे सकते हैं? मुझे ये होता है या होगा, मुझे लग ये रहा है कि ये होगी सफाई, 6 महीने में बड़ी सफाई होगी, लेकिन वैसी ही सफाई होगी जैसे इस शहर में और मुल्क में नालों की सफाई होती है। अच्छा रीमा, आपको क्या लगता है? अलीना, जो उन्होंने पहले बात की कि शहबाज शरीफ उन्हीं की पार्टी के हैं, शहबाज शरीफ की जो सियासत है, उनके बयानात हैं, देख के लगता है कुछ हद तक शायद वो सही कह रहे हैं। लेकिन ज्यादा दिलचस्प सवाल ये है कि शेख रशीद पे जो नजरे करम है वो शहबाज शरीफ पे क्यों नहीं है? शहबाज शरीफ अभी प्री अरेस्ट बेल पे हैं, कभी भी अंदर हो सकते हैं। एक बेटा उनका एग्जाइल में है, एक बेटा उनका डिटेंशन में है। तो ये तजाद क्यों है अगर एक ही पार्टी पे है? मेरा ख्याल ये ज्यादा दिलचस्प सवाल। ठीक है भट्टी साहब, ये शहबाज शरीफ और शेख रशीद साहब एक पार्टी में किस तरह से हैं? कहीं ये वो राब्तों की या फोन कॉल्स की वजह से एक पार्टी में तो नहीं इन लोगों ने बना लिया इनको? देखिए, उन्होंने कहा है कि इनकी पार्टी के आदमी हैं, मतलब इनकी, पहले तो ये बताएं कि इनकी अपनी पार्टी कौन सी है। हम तो समझते थे अवामी वो मुस्लिम लीग इनकी पार्टी है, लेकिन अगर कोई और पार्टी है तो वजाहत फरमाएं, फिर उसके बाद हम शहबाज शरीफ साहब से पूछेंगे कि आपकी पार्टी कौन सी है। दूसरी बात है कि उनसे पूछना था, ये रिपोर्ट कार्ड तो नहीं बंद हो जाएगा जो इतने टीवी चैनल, प्लीज़ इसको निकलवा दीजिएगा, ये हम सारे बेरोज़गारों का एक ठिया सा है, हम आके अपनी कोई भड़ास शड़ास निकाल लेते हैं, इसको ना निकालिएगा। तीसरी बात है कोई एक वजारत बनाएं जी, वजारत नैबियात या वजीर खुफिया गल्लां या वजीर विचलियाँ गल्लां या वजारत इल्म नजूमियात या वजारत सियासी मौसमियात, ये रेलवे से हटा कर ना इनको इधर लगाएं, ताकि ये बताते रहें कि पीर के बाद मंगल है, मंगल के बाद बुध है, बुध के बाद जुमेरात है। बदकिस्मती देखें इस मुल्क की कि किस काम के लिए इनको भेजा था, रेलवे के लिए। रेलवे का क्या हाल है, ट्रेनें छोड़ दें, वो रेलवे का गंद साफ करना था, ये नैब के गंद के आगे ट्रेनें छोड़ दें, पटड़ियां छोड़ दें, रेलवे फाटक नहीं लग रहे शेख साहब से। आप अंदाजा करें कि 80 हादसे हो गए हैं, कितने लोगों की जानें गई हैं, कोई एक इंक्वायरी भी नहीं आई जो मंजर आम पे। और अगले दिन चीफ जस्टिस पूछ रहे थे कि ये 1 लाख शेख साहब कहां से वजारतें देंगे। उन्होंने कहा साहब, हम एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा हम तो पहले 56,000 पर इसको मुलाजमीन को लाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। तो ये और फिर अब उनका आवे का आवा बिगड़ा हुआ। चीफ जस्टिस साहब ने कहा रेलवे की तबाही हो गई, रेलवे की बर्बादी हो गई, दुनिया बुलेट प्रूफ ट्रेन पर पहुंच गई, हम वापस आ रहे हैं। वो परसों तरसों मैंने एक देखा था, वो कांटा बदल रहा था एक रेलवे पटड़ी पर, वो उसमें पत्थर डाल के ऊपर उसने जूते का मारा एक बड़ा सा, और वो पत्थर डाला और उसके बाद कांटा बदल दिया। ये शेख साहब को वो पत्थर लाकर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे रखना चाहिए, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्थर उनके पास हो। 14 कहते हैं मैं वजारतें भुगता चुका हूं, मुझे कोरोना का एक टीका नहीं मिला, मुझे चेयरमैन एनडीए मैंने ला के दिया। तो हजूर 22 करोड़ के चेयरमैन एनडीए में वाकफ नहीं है, तो हम कहां जाएंगे? आपको तो चाहिए था रेलवे के किसी अस्पताल में इलाज करवाते, किसी सरकारी हुकूमती अस्पताल में इलाज करवाते, आप फौजी अस्पताल में चले गए, जाके इलाज करवाया। तो हजूर ये किस काम के लिए आपको भेजा था?
क्या काम आप कर रहे हैं? कोई ठीक है, कुछ खुदा का खौफ इसी करें। नोट पे मैं अगर नहीं आपके कि मैसेज क्या के आप साथ भट्टी साहब ब्रेक लेती हूँ। शेख साहब के लिए भट्टी साहब ने मैसेज दिया है कि जी शेख साहब आपको गन साफ करना था रेलवे का, आप कौन से गन साफ करने में लग गए। ब्रेक छोटा सा लेंगे, उसके बाद तीसरा सवाल। हम जी बात करेंगे कुछ इंसानी हुकूक की, और ख़ास तौर पर इसमें ख़वातीन और बच्चों के हुकूक हैं, क्योंकि वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक डॉक्टर शीरी वज़ारी का बताना है कि वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद अब घरेलू तशद्दुद से हिफाजत और रोकथाम का एक बिल है जो कि कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। तर्जुमान जो कि वजारत के उनके मुताबिक बिल को मुतारिफ करवाने का मकसद ये है कि ख़वातीन और बच्चे, बूढ़े और दूसरे जो भी कमज़ोर अफराद हैं उन पर घरेलू तशद्दुद का तदारुक हो सके, सद्दबाव हो सके। और ये भी बताते चले आपको कि पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमतें पहले ही घरेलू तशद्दुद से मुतल्लिक लेजिस्लेशन कर चुकी हैं और इससे मुतल्लिक बिल्स भी पेश हो चुके हैं। तो अब ये विफाकी सतह पर इसको इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद ये है कि जो फेडरल टेरिटरी है उसमें भी ये बिल पेश हो। खैबर पख्तूनख्वा से मुतल्लिक ताहम तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि वहाँ पर इस तरह का बिल मुतअद्दिद बार पेश किया जा चुका है लेकिन वो मंजूर नहीं हुआ। इसकी वजह क्या है ये हम अपने एनालिस्ट से जानते हैं, और क्या होना चाहिए इस सिलसिले में ये भी जानते हैं। तो जी सवाल हमारा यूँ है कि खैबर पख्तूनख्वा में मुजव्वज़ा बिल मंजूर ना होने की वजह क्या है। ओपन ऑप्शन है सबके पास। रीमा, आपसे स्टार्ट करना चाहेंगे, थोड़ी हमें हिस्ट्री भी बताइएगा, पेश हुआ पहले तब क्यों ना मंजूर हो सका और अब क्या किया जाना चाहिए। थोड़ी सी मेरा ख्याल है जनरल बात से शुरू कर लेते हैं। देखिए, तशद्दुद जो है, जो फिजिकल असॉल्ट है, वो हमारे पीनल कोड के तहत पूरे मुल्क में एक जुर्म है, और चाहे वो जहाँ जो भी करे, जहाँ भी करे, उस फर्क नहीं पड़ता कि आपका शौहर है, आपके वालिद हैं, घर पे हो रहा है या बाहर हो रहा है। तो ये हमें समझना चाहिए कि तशद्दुद जो है, घरेलू तशद्दुद, फिजिकल असॉल्ट, वो पूरे पाकिस्तान में एक जुर्म है। लेकिन ये जो डोमेस्टिक वायलेंस के कवानीन है, उन्होंने क्या किया है, सिंध में उन्होंने उसका जो दायरा कार है उसको बढ़ा दिया है। डोमेस्टिक वायलेंस में अब आपका जिनसी तशद्दुद भी आता है, आपका माशी तशद्दुद भी आता है, आपका साइकोलॉजिकल तशद्दुद भी आता है, और उनको भी जुर्म बनाया गया है सिंध में। पंजाब और बलूचिस्तान में जुर्म उन्होंने नहीं बनाया, लेकिन एक तरह से प्रिवेंशन के लिए प्रोटेक्शन कमिटीज बनाई हैं, रेजिडेंस ऑर्डर्स हैं, इस तरह के कुछ प्रोटेक्शन ऑर्डर्स हैं जो उनके कवानीन में हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं हुआ? आपको शायद याद हो, जब पंजाब में भी ये बिल डिबेट हो रहा था तो बहुत तनकीद हुई कि ये वेस्टर्न एजेंडा है, खवातीन को बहुत ज़्यादा पावर आप दे देंगे, वो तलाक़ें कर लेंगी, शादी जो है वो इतना एक सीक्रेट इंस्टीट्यूशन है, वो तबाह हो जाएगा, और इस तरह की तनकीद थी जो आ रही थी। लेकिन मेरा ख्याल है उस वक्त पंजाब असेंबली ने बहुत हिम्मत दिखाई और उन्होंने वो बिल जो है वो पास किया। खैबर पख्तूनख्वा में हमें उस तरह की सपोर्ट नजर नहीं आती, तो इस तरह की जो तनकीद है वो वहाँ भी बार बार होती रही। फिर 2016 में उन्होंने काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी को बिल भेजा और कहा वो बताएं कि ये इस्लाम के की नज़र से मुनासिब है कि नहीं। और जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है उसने कई प्रोविजंस जो है रिजेक्ट कर दी। उसमें ऐसी यही वजूहत थी कि बच्चों की डेफिनेशन ठीक नहीं है, तशद्दुद की डेफिनेशन ठीक नहीं है, ये वेस्टर्न एजेंडा है, NGOइजेशन है। आपको पता ही हमारे मुल्क में कुछ और नहीं मिल रहा होता तो NGOs और वेस्ट पे हम लोग तनकीद जो है वो शुरू कर देते हैं। तो यही वहाँ हुआ। लेकिन खुशी की बात यह है कि एक और बिल जो है अब वो पेश हुआ है, और देखते हैं उसमें आगे क्या होता है, उसमें किस तरह की तरामीम जो है वो रेकमेंड होती है और ये बिल पास होता है कि नहीं। लेकिन आखिरी बात मैं कहना चाहूँगी कि जो कानून है ये एक हिस्सा है इस प्रॉब्लम का, लेकिन इवेंचुअली ये जो इशू है ये बहुत हमारे, जिस तरह हम शादी को देखते हैं, घरों को देखते हैं कि घर जो है उसमें कोई रियासत का दखल अंदाजी नहीं हो सकती, घर में जो आपका शौहर है या जो भी पेट्रियार्क है वो जो मर्जी करे, मेरा ख्याल है ये बदलने की जरूरत है। और क्योंकि मैं फिल्में बहुत शौक से देखती हूँ, बहुत अच्छी फिल्म मैंने देखी थी कुछ महीना पहले, उसका नाम है थप्पड़, बॉलीवुड की फिल्म है लेकिन बहुत अच्छी फिल्म है। उसका सिंपल जो एक मैसेज है वो ये है कि चाहे एक थप्पड़ भी क्यों ना हो, नहीं मार सकते। और इसीलिए वो जो प्रोटैगनिस्ट है उस फिल्म में वो कोर्ट जाती है और लोग उसको बहुत कहते हैं कि एक थप्पड़ ही तो है, क्या हो गया, इतना अच्छा है तुम्हारा शौहर, इतना प्यार हो रहा है, लेकिन ये एक थप्पड़ लेकिन नहीं मार सकता। तो जब तक ये हमारे हर घर में हम अपनी बच्चों को नहीं सिखाते और वल्नरेबल लोगों को नहीं सिखाते, चाहे आप जितने भी कवानीन पास कर लें, मेरा ख्याल है उनका उस तरह से इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है,
अच्छा, हमने यहाँ पर खवातीन और बच्चों से स्पेसिफिक तो रखा, लेकिन इसका एक बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और खवातीन और बच्चों तक ही महदूद नहीं है, बूढ़ों को भी हमने देखा है, खा वो मर्द हो या खवातीन हो, उनके ऊपर भी तशद्दुद होता है। मज़हर अब्बास साहब के पास मैं पॉइंट लेके जाऊंगी, लेकिन पहले इरशाद भट्टी साहब आपका कॉमेंट। देखिए ये जो KPK में नहीं हुआ, ये इसकी वजह ये थी कि सियासी व मजहबी जमातों के अरकान के एतराज़ात थे। जैसे उन्होंने कहा घरेलू तशद्दुद की रोकथाम की शिकों में मियाँ बीवी के दरमियान जिनसी ताल्लुक़ की वजाहत में, यानी जिनसी ताल्लुक़ की वजाहत में कमी है, ये मज़ीद वजाहत की जाए। मुजवज़ा ज़िली प्रोटेक्शन कमेटियों में ख़वातीन मेंबरान का ना होना और मर्द के ख़िलाफ़ शिकायत करने के बाद औरत कहाँ जाएगी, किधर रहेगी, वगैरह वगैरह। और फिर एतराज़ात ये दूसरी मरतबा पेश हुआ, एक मरतबा पहले भी हुआ था ये घरेलू तशद्दुद और एक पूरा ब्रैडर उसमें वो भी पास नहीं हुआ था, उस पर तो बहस ही नहीं शुरू हुई थी। फिर अच्छा बाद एक जमात के अरकान ने यह भी कहा है कि ऐसी हालत में, यानी एक ख़ास 2-3 हालतें बताकर उन्होंने कहा है कि अगर तशद्दुद होता है तो ये जायज़ है। ये उन्होंने असम्बली में फरमाया कि ये जायज़ है। और बाज़ ने कहा कि बाज़ जो शिक्के हैं वो इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ हैं, और जमात इस्लामी ने कहा कि इनमें से कुछ अल्फाज खारिज कर दिए जाएँ, जैसे जिनसी तशद्दुद है, जैसे मियाँ बीवी के, उन्होंने कहा मियाँ बीवी के दरमियान तशद्दुद हो ही नहीं सकता, ये वगैरह वगैरह। और अब इस वक्त जो है ये सिलेक्ट कमेटी के पास, ऐवान की सिलेक्ट कमेटी के पास है। उन्होंने कहा कि 2 सूबों में हो गया है, तो क्यों ना हम इसको हम करें, और कौमी असम्बली में भी जा रहा है तो ज़्यादा करें। तो अब इस पर बहस होने वाली है। मगर बात यह है कि ये बड़ा एक है कि ऐसा बिल बनना चाहिए, जैसे असम्बली में इस पर पहले डिबेट होनी चाहिए, सारी एक मरतबा एक शिक पे डिबेट। और हमारी असम्बलियों में आता है कि कोई एक बिल आता है, उस पर स्पीकर साहब बोलते हैं, हाथ खड़े होते हैं और वो सारा मंजूर हो जाता है। तो इस पर डिबेट होनी चाहिए, सिविल सोसाइटी को भी शामिल करना चाहिए, बाकी को भी तो तजावीज़ लेकर आगे जाना चाहिए। यकीनन भट्टी साहब, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने उठाया है। मज़हर अब्बास साहब की तरफ लेके जाता है। मज़हर साहब, उलमा का किरदार इसमें कितना इम्पोर्टेंट होगा? जो भट्टी साहब ने अभी चीज़ हाईलाइट की है, उसके लिए हमें सॉलिड रिबट्स पेश करने के लिए। नहीं, इसमें उलमा के किरदार का मसला नहीं है। इसमें देखिए बेसिक मसला एजुकेशन का है। अब मैं बेशुमार मिसालें आपको बता सकता हूँ कि जिसमें औरत को जला दिया जाता है, उसके डाइंग डिक्लेरेशंस गायब कर दिए जाते हैं। कई केसेस में डाइंग डिक्लेरेशन में औरत ये कहती है, कभी अपनी सास पे इल्ज़ाम लगाती है, कभी अपने शौहर पे इल्ज़ाम लगाती है। तो वो इस तरह के वाक़यात हमारे यहाँ बहुत शिद्दत से होते हैं। आपके यहाँ आगाही नहीं है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें कानून का नहीं पता, तो जो आप देहातों में अगर इस कानून को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, जहाँ सबसे ज़्यादा इस तरह के वाक़यात होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, और वहाँ तसव्वुर नहीं है इस किस्म के क़वानीन का, तो आपके यहाँ वो एक्सेस नहीं होगी। फ़र्ज़ करें डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं, डोमेस्टिक सर्वेंट्स के साथ आप जब तशद्दुद करते हैं तो उस बेचारे को या बेचारी को क्या पता कि उसे पुलिस स्टेशन जाते हुए वैसे ही आदमी खौफज़दा हो जाता है, तो ऐसा आदमी कहाँ से जाएगा? तो हमारे यहाँ बुनियादी तौर पे आगाही नहीं है। कवानीन आपके यहाँ बहुत हैं, ये भी बहुत अच्छा कानून है। इसके अलावा कारोकारी के कवानीन हैं, लेकिन क्या कारोकारी ख़त्म हो गई? नहीं ख़त्म हुई। उसमें उसी तरीके से इवन शहरों में हो रही है। अभी आपने पिछले दिनों हैदराबाद के करीब का वाक़या सुना होगा जिसमें औरत को संसार कर दिया गया। इस तरह की चीज़ें जो हैं हमारे यहाँ रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन जिस तरह की है उसकी कमी है। कानून हम समझते नहीं है, ना हम पढ़ते हैं, ना हम हमसे फॉलो करते हैं। आप इवन अरकान असेंबली से उठा के पूछ लें कि जो बिल पेश होते हैं उस बिल को वो कितना पढ़ते हैं, क्योंकि अगर वो बिल पढ़ें तो वो डिबेट करें, अगर वो बिल पढ़ेंगे तो वो डिस्कस करेंगे, अगर वो बिल पढ़ेंगे तो वो सवाल करेंगे, क्योंकि वो बिल नहीं पढ़ते। लिहाजा उनकी पार्टी कहते हैं, वो पार्टी चीफ वेब से पूछते हैं, हाँ यार हाँ करना है कि ना करना है। बस टाइम बड़ा कम है, मैंने महमल का कमेंट लेना है। महमल चीजों तो ये मैं आ गई की बात कर रहा हूँ, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो जहां जिन घरों में ये वाकयात होते हैं वहां जो कमजोर होता है उसकी क्या जरूरत है कि वो थाना जाए, वो इसके कानून का सहारा ले। कुछ लोग ले जी बस साहब, बिल्कुल आगाही का फुकदान है और मेंबरान को खुद चाहिए कि पहले बिल्स पढ़े फिर डिबेट करे। महमल
देखिए अलीना, ये जो बीबीसी उर्दू की रिपोर्ट ये खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर जो थी, उसके अंदर एक ये लिखा हुआ है जिससे मुझे एक्चुअली थोड़ी सी जरा अजीब भी हुआ कि कुछ लोग ये सवाल भी कर रहे हैं कि मर्द के खिलाफ शिकायत करने के बाद खातून कैसे और कहाँ रहेगी, जबकि बाज अराकीन का कहना है कि इससे खानदानी निजाम मुतासिर होगा और बेराह रवी बढ़े। मतलब बेसिकली आप कह रहे हैं कि औरत मार खाती रहे, वो बेशक अपने शौहर से खाए, वो अपने घर वालों से खाए, क्योंकि इसके अंदर फादर सन ब्रदर हाँ सारे वो हैं, उसके अंदर चीजें हैं। तो वो जिस भी मर्द से वो मार खाती रहे और वो चुप करके बर्दाश्त करती रहे, वो रिपोर्ट ना करे। सो बेसिकली हमारी असेंबली के अरकान ये इनकरेज कर रहे हैं, ये इनकरेज कर रहे हैं। ये मदर साहब की फोन बज रहा है अलीना, मेरी आवाज आ रही है? नहीं, बिल्कुल आपकी आ रही है। अच्छा, सो बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि औरत चुप करके सब करे, औरत जो है वो अपने घर छोड़ के भी नहीं कहीं जा सकती, वो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम या हमारे लॉ का फायदा भी नहीं उठा सकती कि वो अगर दारुल अमान या कहीं जाना चाहती शेल्टर के लिए हुकूमती वो भी ना ले, क्योंकि ये हमारा फैमिली निजाम मुतासिर करेगा। ये कौन सा दीन है या ये कौन सी सोसाइटी है या हमारा ये कौन सा कल्चर है जो ये कहता है कि औरत बैठ के बस मार खाती रहे, वो जिनसी तशद्दुद भी करे, वो दूसरा तशद्दुद भी उसके ऊपर हो, वो सब कुछ सफर करे और एंड पे वो कुछ ना करे, क्योंकि हमारी इज्जत में कमी आ जाएगी या हमारे खानदानी निजाम में गुजरे, औरत मर जाए मार खा खा के, या औरत सारी जिंदगी के अब्यूसिव रिलेशनशिप में रहे लेकिन वो छोड़ के ना जाए और वो जाके रिपोर्ट ना करे। बेसिकली आप डिस्करेज कर रहे हैं औरतों को कि वो एम्पावर ना हो ना वो रिपोर्ट करे। ठीक है, ठीक है। बात है तो वो दूसरा जो फीमेल वाइफ जोक्स भेजते हैं ना, ये वो वाली बात है। कौन सी बीवियां मारती हैं कामदों को यार, हमें तो नहीं इस तरह की स्टोरीज जो है वो पता। ठीक है जी, ठीक है जी। दिल तो चाह रहे हैं सवाल के ऊपर बहुत डिबेट करें, लेकिन चौथा सवाल शामिल करते हैं यहाँ पर। तुर्की की आला अदालत ने आया सोफिया को मस्जिद में, म्यूजियम से मस्जिद में कन्वर्ट करने का फैसला दे दिया है। अब हम अपने एनालिस्ट से पूछना चाहते हैं कि क्या ये फैसला दुरुस्त है, हाँ या नहीं, के ऑप्शन है। भट्टी साहब, आपको क्या लगता है? देखिए, बड़ी कमाल की हिस्ट्री आया सोफिया की कि 532 से 537 के दौरान, यानी 1500 साल पहले ये गिरजाघर के तौर पर यह इमारत बनी और 1000 साल तक ये दुनिया का सबसे बड़ा गिरजाघर रहा। 1453 में जब सल्तनत उस्मानिया ने शहर को ये किस्तुनिया था उस वक्त, इस्तांबुल नहीं था, जब शहर को फतह किया तो इसे मस्जिद बना दिया। और कमाल अतातुर्क ने 1934 में आकर सोफिया मस्जिद को म्यूज़ियम बना दिया। तमाम मज़हब के पैरोकारों के लिए ये दरवाज़े खुल गए। मौजूदा हुकूमत, यानी अब इसमें 2-3 सवाल हैं लेकिन पहले सुन, मौजूदा हुकूमत ने अदालत गई कि इसे मस्जिद में बदला जाए पुरानी हालत में। तुर्की की सबसे आला अदालत है इंतज़ामी अदालत, काउंसिल ऑफ स्टेट, इसने इसे वापस मस्जिद में बदल दिया और कल खैर से जुमा वहाँ पढ़ा गया है। फैसले में लिखा है कि इसे चूंकि मस्जिद के लिए मुख्तत किया गया था, 1934 में कमाल अतातुर्क का जो काबीना का फैसला था वो कानून से मुताबिकत नहीं रखता था, लिहाजा ये इसे मस्जिद बना दिया। ये इमारत जिसे यूनेस्को आलमी विरसा करार दे चुकी है। अच्छा, रूस और यूनान के ऑर्थोडॉक्स चर्च ने अफसोस का इजहार किया है। अब आखिरी है कि तुर्की के कदामत पसंद तो बड़े खुश हो गए, तुर्की के लिबरल्स और सेकुलर हार गए। बात यह है कि ये एक सियासत है जो तैयब और रदवान खेल गए हैं। जब वो इस्तांबुल के 3 वो उनकी हुकूमत रही तब उनको ख्याल नहीं आया, जब इस्तांबुल वो हार गए तो उसके बाद उन्होंने मजहबी वोट लेने के लिए ये इस तरफ वो चले गए हैं और उन्होंने ये करवाया है। आपको लगता है ये सियासी अदालत का फैसला है और तुर्क, ठीक है, हाँ, सियासी तुर्की हो गया। लेकिन ये है कि ये एक यूनेस्को का विरसा था, इसे ये कायम रहना चाहिए था। बहरहाल उनका फैसला है। बिल्कुल सही बात। आपको लगता है कि कायम रहना चाहिए था म्यूजियम को, लेकिन आपको लगता है सियासी फैसले। मजहर अब्बास साहब। नहीं, देखिए, मैंने क्योंकि इस केस को स्टडी नहीं किया ज़्यादा, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन अगेन, जिस तरह अभी भट्टी साहब भी कह रहे थे कि एक तो ये कि ज़ाहिर है तुर्की की अदालत का फैसला है, उनके कवानीन को आप इस तरह, लेकिन हिस्टोरिकली देखिए, अगर आप अपनी तारीख को छुपाने की कोशिश करेंगे, बदलने की कोशिश करेंगे, तो तारीख होती है। हमारी बदकिस्मती, और ग्लोबली भी हम ले सकते हैं और ख़ासतौर पे अपने रीजन में ले सकते हैं कि हमारी बदकिस्मती ये रही है कि हम तारीख भी अपने मतलब की लिखना चाहते हैं। तो तारीख जब भी आप अपने मतलब की लिखेंगे वो सही तारीख नहीं लिखेंगे।
ठीक है, मतलब आप भी इत्तेफाक नहीं करते इस फैसले से, लेकिन एहतराम जरूर करते हैं। मैंने बिल्कुल इसमें हाँ या नहीं का ऑप्शन नहीं लिया है मैंने, इसलिए कि मुझे ठीक है उसका नहीं पता केस का ज्यादा। बिल्कुल आपका ऑप्शन नहीं रखा हमने। रीमा उमर साहब थोड़ा सा हमें समझाइएगा, म्यूजियम को कन्वर्ट करना मस्जिद में, क्योंकि काफी जो आलमी इदारे हैं इसके ऊपर एहतजाज कर रहे हैं इस फैसले के खिलाफ, तो किस तरह से इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या इतनी आसानी से आप कर सकते हैं? अलीना, मेरा नहीं ख्याल ये जस्टिस होगी कि हम इसको एक लीगल पहलू से देखें, क्योंकि हाँ कोर्ट का फैसला है, अब जजमेंट देखेंगे, लेकिन ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू तो नहीं है। जो आया सोफिया है ये एक बहुत ही मुकद्दस चर्च थी क्रिश्चियंस के लिए, जैसे आप वैटिकन के बराबर की ही समझी जाती थी। उसको बाद में म्यूजियम बनाया गया और चलिए उस फैसले पे भी कीद हुई, लेकिन म्यूजियम तो था। फिर बहुत सा टाइम उसकी रेस्टोरेशन में लगा कि जो सारे म्यूजिक्स हैं वो वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में जो है वो रिस्टोर हो, और अब उससे एक मस्जिद डिक्लेयर कर दिया गया है। मुझे समझ नहीं आती, जो हमारे कुछ मुसलमान बहन भाई हैं वो और ममालिक में चाहते हैं कि हमारी जो मसाजिद हैं वो हम प्रोटेक्टेड रखें। बहुत कंट्रोवर्सी बनती है अगर मसाजिद को कन्वर्ट करने की कोशिश की जाए, और बिल्कुल दुरुस्त बात है, जैसे मजहर साहब कह रहे थे, आप तारीख को बदल नहीं सकते। उस तरह हम चाहते हैं कि मुसलमान जहाँ रहते हैं उनको उसी तरह के हुकूक दिए जाएं जितनी मेजॉरिटीज को दिए जाते हैं, लेकिन अपने ममालिक में हम वही प्रिंसिपल्स जो हैं उनको नहीं इम्प्लीमेंट करते। तो ये मेरे लिए बहुत अफसोस की बात है। जैसा हम चाहते हैं कि हमारी मसाजिद और ममालिक ट्रीट करें, हमें उनके भी जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है उनको वैसा ही ट्रीट करना चाहिए। और मेरी नज़र में लीगल कानूनी बहस मेरा ख्याल है बहुत एक छोटा सा मायोपिक व्यू होगा इस पे, लेकिन प्रिंसिपली मैं इस डिसीजन की मुखालफत करूंगी। मेरा नहीं ख्याल ये दुरुस्त डिसीजन। ठीक है, महमल जी देखिए अलीना, बात वही है जैसा रीमा ने भी बात की, ये उस तरीके से दुरुस्त नहीं, क्योंकि जो चीज़ भट्टी साहब ने भी की ना, ये वो अर्दोगन वगैरह उनकी पार्टी ही ऐसी है कि वो रिलीजियस राइट को अपीज करना चाहते हैं, और एक जो टर्की के अंदर एक सेक्युलरिज्म और वो जो सारे पीसफुल को एग्जिस्टेंस है, ये शायद अपने वोटर को दिखाने के लिए, ये उनको खुश करने के लिए कर रहे हैं। बेसिक बात रीमा वाली ही है कि जब हम खुद चाहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमारी मस्जिदें जो हैं वो सेफ और सिक्योर रहें दूसरे ममालिक के अंदर जहाँ पे हम माइनॉरिटी हैं, तो फिर ऐसे ममालिक जो मुस्लिम मेजॉरिटी हैं, तो वहां पर फिर हम माइनॉरिटीज की जो इबादत गाहें हैं, हम उनके ऊपर हम क्यों चाहते हैं कि उस पर भी फिर हम कर लें। और इसमें हंदा अली अब्बासी ने एक्चुअली बड़ी अच्छी ट्वीट एक की थी हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के, उन्होंने वो दिया भी है, उनका वाकया उन्होंने बयान किया, और उसके अंदर उन्होंने यही कहा कि एक वो नॉन मुस्लिम का प्लेस ऑफ वर्शिप था, और उसके अंदर उन्होंने इसलिए नमाज नहीं पढ़ी कि कल को मुसलमान जो है मेरी ये चीज देखकर तो वो इन जगहों को मस्जिद में कन्वर्ट ना करना शुरू कर दें, कि ये मैं एग्जांपल सही नहीं सेट कर रहा। तो मतलब कि मेरे ख्याल में हमें अपनी इस्लामिक हिस्ट्री ही पढ़ के उसी से ही सोच लेना चाहिए, हम बाकी चीजों को छोड़ दें, हम अपने खुलफाए राशिदीन को देख लें, हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से देख लें, तो मेरा ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और इस तरह ये वाली चीज जो है सिर्फ इसलिए कि आप अपने वोटर्स को अपील कर रहे हैं, आई डोंट थिंक ये कोई दुरुस्त फैसला है। ठीक है, यानी भट्टी साहब, महमल सरफराज और रीमा उमर को लगता नहीं दुरुस्त है, मजहर साहब ने कोई ऑप्शन नहीं लिया। इसी पे हम अपना प्रोग्राम कंक्लूड करेंगे। आपसे पीर को मुलाकात होगी नए सवालात के साथ। फीडबैक शेयर कीजिएगा।